पॉप कल्चर वाली ममीज और हॉलीवुड फिल्मों वाले श्राप, इन सबको थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 2580 ईसा पूर्व के आसपास फेरो खुफू के लिए बनाए गए एक ऐसे ऐतिहासिक चमत्कार की, जो सदियों से हमारी आंखों के सामने एक पहेली बनकर खड़ा है। सोचने वाली बात है, इसका जो लोकेशन है वो पूरी पृथ्वी के लैंडमास का बिल्कुल सेंटर है। मतलब इतनी परफेक्शन, और वो भी तब जब इसके अंदर से कभी कोई असली ममी या खजाना मिला ही नहीं। तो फिर ये विशाल ढांचा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक कब्र है, कोई पावर प्लांट है, या फिर किसी और दुनिया के लिए कोई मैसेज? 4,500 साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये गवाह है उस ढांचे का जो गीजा के पठार पर आज भी सीना ताने खड़ा है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उस समय के इजिप्ट का एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चरल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि प्राचीन मिस्र कितना संगठित और शक्तिशाली था। आज जो हमें धूल भरे भूरे पत्थर दिखते हैं ना, शुरुआत में ये ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इन्हें पॉलिश्ड वाइट टूरा लाइमस्टोन से कवर किया गया था। इमेजिन कीजिए, तपते रेगिस्तान के बीचों बीच सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक सफेद ज्यामितीय पहाड़, एक ऐसी आर्टिफिशियल सनबीम जिसे 150 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता था। और इसके साइज की बात करें तो 146.6 मीटर्स की ओरिजिनल ऊंचाई और 230 मीटर लंबा बेस। ये नंबर्स सच में दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन असली हैरानी इस बात की नहीं है कि ये कितना बड़ा है। असली सवाल तो ये है कि बिना लोहे के औजारों के, बिना किसी मॉडर्न क्रेन और बिना जीपीएस के इतनी परफेक्शन आखिर आई कहाँ से? अच्छा, वो मशहूर ममी के श्राप वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। असल में ये कहानी 1922 में हावर्ड कार्टर की तुतनखामन डिस्कवरी के बाद मीडिया की फैलाई हुई एक सेंसेशन थी। सच्चाई ये है कि इतने सालों तक बंद पड़े मकबरों के अंदर फंगल स्पोर्स और टॉक्सिक गैसें जमा हो जाती हैं, जो कमजोर इम्यूनिटी वालों को बीमार कर सकती हैं। ये कोई जादुई श्राप नहीं था, महज बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी, जिसे अखबारों ने एक डरावनी कहानी बना दिया। इसकी स्केल को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। लगभग 25 से 30 लाख पत्थर के ब्लॉक्स, और हर एक ब्लॉक का वजन करीब 2 से 3 टन। आज के भारी भरकम मशीनों के बिना इतने सारे भारी पत्थरों को एक साथ असेंबल करना, सच कहूं तो ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता। और हाँ, ये जो एक बहुत बड़ा मिथक है ना कि इसे गुलामों ने बनाया था, मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। वहाँ साइट के पास वर्कर्स के गांव, बेकरी और औजार मिले हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, स्किल्ड और बाकायदा वेतन पाने वाले लोगों ने बनाया था। ये स्लेवरी नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास था। इनका पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम सच में लाजवाब था। असवान और तूरा की खदानों से पत्थर निकले, फिर नाइल नदी के बाढ़ वाले सीजन का फायदा उठाकर उन्हें एक हिडन हाईवे की तरह ट्रांसपोर्ट किया गया। जमीन पर इन भारी पत्थरों को खिसकाने के लिए लकड़ी की स्लेज का इस्तेमाल हुआ, और फ्रिक्शन कम करने के लिए रेत पर पानी डाला गया। क्या कमाल का मैन पावर और नेचर का कोऑर्डिनेशन था। और बात सिर्फ 2-3 टन की नहीं है। अंदर के कुछ विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स का वजन 50 टन से भी ज्यादा है। इन्हें ऊपर तक पहुंचाना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए कई दशकों की प्लानिंग और बहुत सारे ट्रायल एंड एरर के बाद सीधे, जिगजैग या इंटरनल रैंप्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। पत्थरों के वजन से भी ज्यादा हैरान करती है इसकी अलाइनमेंट। ये स्ट्रक्चर ट्रू नॉर्थ यानी वास्तविक उत्तर दिशा से महज कुछ 8 मिनट ही दूर है। इतनी प्रिसिजन तो आज के मैग्नेटिक कंपास भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो फिर हजारों साल पहले बिना कंपास के ये अलाइनमेंट आखिर कैसे अचीव की गई? जवाब शायद आसमान में है। ऐसा माना जाता है कि उन प्राचीन निर्माताओं ने सर्कमपोलर स्टार्स, यानी वो तारे जो कभी डूबते नहीं हैं, उन्हें ट्रैक किया, या फिर सूरज की परछाई का बहुत बारीकी से इस्तेमाल किया। ये सिर्फ कोई इमारत नहीं थी, यहाँ आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और ईश्वरीय सत्ता सब एक साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। अक्सर थ्योरीज आती हैं कि इसके डायमेंशंस में जानबूझकर पाई और गोल्डन रेशियो को छिपाया गया है। चलिए इसे डीकोड करते हैं। एविडेंस बताते हैं कि इजिप्ट के लोगों ने एक बहुत ही एडवांस्ड लेकिन प्रैक्टिकल स्लोप मेजरमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसे सेकेट कहते थे।
तो ये मॉडर्न कॉन्स्टेंट्स का कोई गुप्त कोड नहीं, बल्कि उनके कमाल के और सटीक ज्यामितीय ज्ञान का नतीजा था। बाहर से ये जितना सिंपल दिखता है, अंदर कदम रखते ही ये उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक डिसेंडिंग पैसेज, नीचे एक अधूरा सबटेरेनियन चेम्बर और फिर वो 8.6 मीटर ऊंची शानदार ग्रैंड गैलरी, आगे चलकर राजा और रानी के कक्ष और साथ ही वेंटिलेशन या स्टार शाफ्ट्स का एक पूरा जाल। ये सब देख के लगता ही नहीं कि ये सिर्फ एक दफन स्थल है। ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में कोई कोडेड जर्नी उकेर दी गई हो। इस रहस्य को सुलझाने का इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। 19वीं सदी में हॉवर्ड वाइज जैसे लोगों ने अंदर की चीजें खोजने के लिए सीधे डायनामाइट से ब्लास्ट ही कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव तरीका। लेकिन आज का विज्ञान प्रिजर्वेशन पर फोकस करता है। अब फोकस कम डैमेज और ज्यादा डेटा पर है, जो हमें बहुत सेफ तरीके से नई जानकारियों तक ले जा रहा है। जैसे कि 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट ने म्यूऑन टोमोग्राफी का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी एडवांस्ड इमेजिंग तकनीक है जो इनविजिबल कॉस्मिक पार्टिकल्स का यूज करके ठोस पत्थरों के आर पार अंदर के बदलावों को भाप सकती है। जरा सोचिए, बिना एक भी पत्थर को खिसकाए ये पिरामिड का एक तरह का नेचुरल सीटी स्कैन था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और इस नेचुरल सीटी स्कैन का रिजल्ट, ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक 30 मीटर लंबा हिडन वॉइड, यानी एक बहुत बड़ी छिपी हुई जगह मिली। और फिर 2023 में एक छोटे कॉरिडोर का भी पता चला। ये खाली जगहें क्या हैं, इसका ठोस सबूत अभी नहीं मिला है, लेकिन बिना खुदाई के मिली इन जानकारियों ने इस प्राचीन अजूबे के रहस्यों को आज भी एकदम जिंदा रखा हुआ है। अब एक बड़ा सवाल, इतने भूकंपों और हजारों सालों की उथल-पुथल के बाद भी ये स्ट्रक्चर कैसे टिका हुआ है? इसके पीछे कोई जादू नहीं है। एक बेहद सॉलिड बेडरॉक फाउंडेशन, वजन को सही से डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वो परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप, इंटरलॉकिंग वाली सघल चिनाई और सबसे बढ़कर मिस्र का वो ड्राई क्लाइमेट जहां बर्फ नहीं जमती, इन सब का कॉम्बिनेशन ही इसके सर्वाइवल का राज है। क्या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसे दोबारा बना सकती है? थ्योरेटिकली बिल्कुल हाँ, लेकिन हम शायद ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आज की दुनिया एफिशिएंसी ड्रिवन है, कम समय में ज्यादा काम, जबकि प्राचीन दुनिया मीनिंग ड्रिवन थी। उस वक्त जैसी बहुदशकीय राजनीतिक निरंतरता और जो गहरा धार्मिक मोटिवेशन था, वो आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, हर ऐसी मिस्ट्री के साथ एक थ्योरी पक्का आती है कि इसे एलियंस ने बनाया होगा। सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन असल में ऐसा कहना उन प्राचीन अफ्रीकी सभ्यताओं की मेहनत, उनके कमाल के ऑर्गेनाइजेशन और असाधारण ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत अनुचित तरीके से कम आंकना है। विज्ञान का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए होते हैं। और सच तो ये है कि एलियंस के इंटरवेंशन का दूर दूर तक कोई भी भौतिक सबूत आज तक नहीं मिला है। तो असली चमत्कार कोई परग्रही शक्ति नहीं है। असली चमत्कार ये है कि जब इंसान एकजुट होकर सहयोग करते हैं तो वो क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग कक्षों के अंदर महसूस होने वाली अजीबोगरीब रहस्यमयी ऊर्जाओं की भी बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिर रहता है। वहाँ के एकूस्टिक्स बहुत अनोखे हैं, और जब हम दिमाग में पहले से कोई मिस्ट्री सोचकर अंदर जाते हैं तो हमारा मनोविज्ञान हमें वैसी ही चीजें फील करवाने लगता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत गहरे विचार पर आके रुकते हैं। क्या असली रहस्य इन पत्थरों में कहीं छिपा है, या फिर इंसानी कल्पना और उनके ऑर्गेनाइजेशन की गहराई में? शायद गीजा के पठार का सबसे बड़ा खजाना कोई छिपा हुआ सोना चांदी नहीं, बल्कि मानव महत्वाकांक्षा की वो असीमित क्षमता है। 4500 साल बाद भी हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इंसान की सोच हकीकत में कितनी गहरी नींव रख सकती है।